नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त राज तिलक का है, देश के सबसे बड़े चुनावी शो का। और आज राज तिलक में हम पहुंच गए हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर। यहां पर जनता तैयार है और ये बहुत सारे सवाल नेताओं से करने वाले हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए चुनावों के वक्त निकलूंगी तो मेरी यानी अंजना ओम कश्यप की एआई अवतार अंजना 2.0 तमाम बड़ी खबरें आपको स्टूडियो से सुनाएंगी। तो मेरी एआई अवतार अंजना 2.0 तैयार है। क्यों अंजना 2.0? थैंक यू अंजना ओम कश्यप। आप नहीं हैं तो आपकी एआई वर्जन में अंजना 2.0 आज तक के स्टूडियो में मौजूद हूं और अपने दर्शकों को उसी अंदाज और तेवर के साथ स्पेशल रिपोर्ट दिखाने के लिए तैयार हूं। आप मध्य प्रदेश के ग्वालियर से राज तिलक में चुनावी बहस शुरू करिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त राज तिलक का है और आज हमारा कारवां पहुंच गया है ग्वालियर। ग्वालियर में आज खास हमारे साथ कैबिनेट मंत्री यहां पर पहुंचे हैं, तो तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। बहुत धन्यवाद आपका। प्रद्युमन सिंह तोमर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए कैबिनेट मंत्री हैं ऊर्जा के। सुरेंद्र राजपूत जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ उनका भी स्वागत कीजिए। आज ग्वालियर की जनता में जबरदस्त जोश है। बहुत सारे वो सवाल दागने वाले हैं। देखिए, एक के बाद एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनेकों रैलियां कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ से कमलनाथ से लेकर तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। अब सवाल ये है कि ग्वालियर की जनता के मन में क्या है, यहां पर भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी एक ग्राउंड रिपोर्ट। राजाओं और महलों के शहर ग्वालियर में आपका स्वागत है। अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखा था, कौन है कौरव कौन पांडव, टेढ़ा सवाल है। हर तरफ फैला शकुनी का माया जाल है। धर्मराज ने छोड़ी नहीं जुए की लत है। हर पंचायत में पांचाली ही अपमानित है। कौरवों और पांडवों पर सबसे बड़ी जंग मध्य प्रदेश में छिड़ गई है। जहां मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी के 5 पांडव गिना रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पांडवों के बहाने ही सबसे बड़ा हमला कांग्रेस पार्टी पर कर दिया है। इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया के बहाने कांग्रेस पार्टी सबसे तीखा प्रहार कर रही है। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि हमें नहीं पता था कि राजा महाराजा भी बिक सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं, जनता मेरे साथ है। आइए लेकर चलते हैं आपको ग्वालियर की सड़कों पर ये जानने के लिए कि क्या सोच रही है ग्वालियर की जनता। सरकार जो अभी है शिवराज सिंह चौहान की, उससे खुश हैं नाखुश हैं, क्या सोच रहे हैं चुनाव? अच्छा काम करते हैं, खुशी है। आपको क्या लगता है? नहीं, जो कुछ किया अच्छा किया है, इतना किया है उन्होंने महिलाओं के लिए, अच्छा किया है। सरकार से खुश हैं? हम तो बहुत खुश हैं। कांग्रेस पार्टी जो कह रही है उसको लेकर आप क्या सोच? उसको हम कुछ नहीं कह सकते। क्या सोच रहे हैं आप लोग सरकार के काम से? चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? मोदी जी के जो कार्य हैं वो बहुत अच्छे कार्य हैं। कमलनाथ कह रहे हैं कि वो बेहतर काम करेंगे, वो जाति आरक्षण की भी बात कर रहे हैं, कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं। नहीं, नेतागिरी है। तो क्या सोच रहे हैं चुनाव को? चुनाव को लेकर इस बार स्थिति बड़ी डाउटफुल है। चुनाव को लेकर मैडम इनको बीजेपी को जिताएंगे हम लोग। क्यों? हमारा काम हो रहा है। आयुष्मान क्या काम? घर वाले की किडनी खराब है दोनों, आयुष्मान कार्ड से काम हो रहा है हमारा। सरकार बदलने की सोच? हाँ, सरकार बदलने की सोच रहे हैं। हम सरकार बदलने की सोच रहे हैं। उनकी प्रतिभा अच्छी है महिला के प्रति और उनका काम भी पूरा होता है महिलाओं का। मतलब सरकार से खुश हैं? हाँ, अभी तो खुश हैं।
1948 से लेकर 1956 तक अगर ये मध्य राज्य की पहली विधानसभा थी, सिंधिया परिवार का ये महल, तो दूसरी तरफ आज इतिहास समेटे हुए ये महल सबसे बड़ा इम्तिहान भी है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ग्वालियर में जनता क्या सोच रही है आपने देख लिया, लेकिन पूरे चंबल की 34 सीटों पर ये बीजेपी का सबसे बड़ा इम्तिहान है और कांग्रेस के लिए भी अग्नि परीक्षा। यहीं से तय होगा कि कौन आएगा सत्ता में। ग्वालियर में सड़कों से इतना ही, आइए लिए चलते हैं आपको राज तिलक के मंच पर, जहां पर जनता नेताओं से पूछेगी सवाल। तो ग्वालियर की जनता पूरे जोश में है, सवाल भी इनके मन में बहुत सारे हैं, लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनाते हैं, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने कहा है कि 5 पांडव बीजेपी की तरफ से हैं, जिसमें उन्होंने ईडी से लेकर सीबीआई, शिवराज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबको गिन दिया है। इसी मुद्दे पर कैसे पीएम हमला कर रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा है, कौन है पांडव कौन कौरव, सुनिए। ईडी है, इनकम टैक्स है और सीबीआई, इतने 3 कैंडिडेट, 3 प्रचारक, ऊपर से चौहान और मोदी, ये 5 पांडव है। कांग्रेस की रिमोट की आदत नहीं जा रही है। उस समय प्रधानमंत्री रिमोट से चलते थे, इन दिनों कांग्रेस के अध्यक्ष रिमोट से चल रहे हैं। जब रिमोट चलता है तब वो सनातन को गाली देते हैं, लेकिन रिमोट बंद हो गया तो उन्होंने कल पांडवों को याद किया, मतलब सनातन को याद किया। हमें गर्व है, हम 5 पांडवों के राह पर चल रहे हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर देखिए कैसे हमला हो रहा है। बीजेपी कहती है करप्शन ना, तो इधर से कहा जा रहा है घोटाला सेठ। दोनों एक दूसरे के घोटाले याद करा रहे हैं। जनता क्या सोचती है, इस पर अब सवाल जवाब। तो राज तिलक की करते हैं शुरुआत, और मंत्री जी पहला सवाल आप ही से है। ये 5 पांडवों कह रहे हैं, जैसे जैसे चुनाव करीब आते हैं आप लोग सीबीआई, ईडी, एक एक करके इनकम टैक्स सबको छोड़ देते हैं नेताओं के पीछे, लेकिन कौन से नेता जो नॉन बीजेपी हैं, क्या आप लोगों ने इन एजेंसियों को अपना हथियार बना लिया? जवाब दीजिए। देखिए, एजेंसियां अपना काम करती हैं, इसमें आरोप प्रत्यारोप कोई भी लगाता रहे उसका उतना महत्व नहीं है। भाई अगर छापा पड़ रहा है, हाँ। अगर तुम्हारे यहाँ माल नहीं है, हाँ। तो फिर छापे का महत्व क्या होगा? इसलिए छापा पड़ रहा है, माल है, घोटाले वाला माल है, तो पकड़ा जा रहा है। उसमें तकलीफ क्यों हो रही है? क्यों तकलीफ हो रही है? वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोप लग गए हैं, तो अब आपको ही सही साबित करना है। माल मिल रहा है कह रहे हैं वो। अंजना जी सबसे पहले तो इस सम्मानित ग्वालियर की जनता को प्रणाम है मेरा, चाहे वो भाजपा वाले हों, चाहे कांग्रेस वाले हों, चाहे निरपेक्ष लोग हों, सबको प्रणाम है। दूसरी बात, अभी प्रद्युमन भाई कह रहे हैं 2018 में अगर आज ये हमारे साथ होते तो यहीं पे होते, मेरे साथ होते, मेरी तरफ से होते, और ये उन्हीं सबको बचा रहे होते जिनके ऊपर आज आरोप लगा रहे हैं। भाई है हमारे पुराने। अरे आपकी कमजोर नब्ज पे उन्होंने हाथ रख पुराने भाई है हमारे। इसी बता दें कि इसी कांग्रेस पार्टी में थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जब इधर आए बीजेपी की तरफ, तो वो भी उनके साथ इधर आ गए और दिवाली बना दी शिवराज साहब। सुनिए पूरी बात सुन लीजिए। तो ये आज की डेट में जिनको ये घोटालेबाज कह रहे हैं, उनकी ये पक्ष ले रहे होते, बता रहे होते। मैं अब आपको बता देता हूं, छापा पड़ा वीरभद्र सिंह जी के यहां। अगर इनमें हिम्मत हो, हैसियत हो, हौसला हो, बताएं उनके यहां से क्या निकला। उस आदमी को मार दिया आप लोगों ने। उसकी बेटी की शादी थी जिस दिन इनकम टैक्स का छापा पड़ा उसके यहां। राजा थे वीरभद्र सिंह जी, चीफ मिनिस्टर थे, बेटी की शादी थी, मंगल का दिन था, मंदिर गए हुए थे अपनी बेटी को लेकर के आशीर्वाद दिलवाने के लिए। सीबीआई और इनकम टैक्स उनके घर पर थी। अशोक गहलोत के यहां छापा पड़ा, क्या मिला? एमके स्टालिन के यहां छापा पड़ा, क्या मिला? ममता बनर्जी के यहां छापा पड़ा, क्या मिला? क्या मिला शरद पवार के यहां? हाँ, 70,000 करोड़ का आरोपी, जिसको प्रधानमंत्री जी स्वयं मंच से कह रहे थे, अगर इनकी हिम्मत हो तो बताएं उसको उप मुख्यमंत्री क्यों बनाया और खजाना मंत्री क्यों बनाया? जवाब दीजिए। क्यों बनाया खजाना मंत्री 70,000 करोड़ के आरोपी को? अभी प्रद्युमन भाई के ऊपर तो मैं आऊंगा थोड़ी देर में। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बात जोर से कहने से सच साबित नहीं होती है। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर छापे में नहीं मिला तो पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री के घर करोड़ों रुपए की राशि पकड़ी गई, उसका जवाब देंगे ये? उसके बंडल के बंडल दिखाए गए, उसका जवाब देंगे ये क्या?
मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, भ्रष्टाचार नहीं किया तो सीना तान के खड़े हो जाओ। भ्रष्टाचार किया है, पैसा पकड़ा जा रहा है, तभी तो ये विचलित हो रहे हैं। अगर मैं कह रहा हूं, हिमाचल की इनने बात करी, अगर हिमाचल में गलत छापे पड़े होते तो हिमाचल में इनको इनकी ही वहां पे अटक गए तोमर जी, अटक गए। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, सुनिए पूरी बात सुन लीजिए, पूरी कीजिए। हाँ। मैं क्या कह रहा हूं, अरे बात सुन लीजिए, घबराइए मत, मैं इसका जवाब आपको दे रहा हूं शांति से। बोलिए। नहीं, क्या जनता ने जवाब नहीं दिया आपको ये देखिए, आप एक सेकंड, माइक के बिना आपकी आवाज नहीं जा रही, प्लीज रुकिए अपनी बारी के लिए, प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। अरे साहब, ये बताइए ना कि जो लोग आपके साथ आए थे विधायक, कुछ को तो सीटें मिल गई, आप तो खैर मंत्री ही बन गए, तो आप लोग तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ रह गए बीजेपी में, कई वापस उधर चले गए हैं। साथ किसका देगी ग्वालियर चंबल संभाग की 34 सीटों पर जनता? कितनी सीटें आएंगी सर? आप ये देखिएगा, बीच में नहीं, आप देखिएगा, हाँ। कोई व्यक्ति वापस नहीं गया। जो ये वापस लेके गए थे टिकट का बहाना दे करके, वो सारे के सारे लोग शिवपुरी में शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी में। राकेश जैन तत्काल लोग शामिल हुए। और मैं ये बताना चाहता हूं कि हम लोग, आप बात को 34 में से कितनी सीटें? वो वीरेंद्र रघुवंशी, 34 में से कितनी सीटें? 34 में से, हाँ, 34 में से हम 20 से अधिक सीटें जीत रहे हैं। वो तो कह रहे हैं पिछली बार 26 जीते थे, इस बार 28 जीतेंगे। आप कितनी कह रहे हैं? मेरा ये कहना है, सपना मुंगेरी लाल का देखने को कोई नहीं रोक रहा। ये 3 दिसंबर को कमल खिलेगा। सवाल पूछेगा, हाथ उठाइए, जल्दी पूछिए, जल्दी। मेरा कांग्रेस पार्टी से ये कहना है कि आप राष्ट्रीय नेतृत्व में अपना नेता किसको मानते हैं और मध्य प्रदेश में हम किसको चुनते हैं? आप अपना नेता किसको बनाएंगे अगर मध्य प्रदेश में सरकार आती है आपकी? तो किसको बनाएंगे सीएम? पूछ रहे हैं। हमारा नेता मध्य प्रदेश में एक ही है, उसका नाम है कमलनाथ। कमलनाथ मुख्यमंत्री होगा, और अगर इनकी हिम्मत हो, हैसियत और हौसला हो तो भारतीय जनता पार्टी, शांत हो जाइए, चिल्लाइए अंजना, भारतीय जनता पार्टी बताए हमारा नेता तो कमलनाथ है। 3 तारीख को शपथ लेंगे, इनका नेता कौन होगा जरा ये बता दें। बाबू का चेहरा क्यों नहीं बता रहे? देखिए, बड़ी बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। हाँ। कमलनाथ है कि नकुलनाथ है? अरे कमलनाथ था, छिंदवाड़ा में टिकट नकुलनाथ घोषित करते हैं और रहेगा प्रद्युमन तोमर, पूर्व मुख्यमंत्री। बताओ प्रद्युमन तोमर की तुम्हारा नेता फाड़ता है, बताइए कौन है मुख्यमंत्री पजामा फाड़ता है। ये बताइए इनका चरित्र क्या है, इनका चेहरा क्या है? ठीक है, ये बेदाग। मैं माननीय ऊर्जा मंत्री से पूछना चाहता हूं, भारत में मध्य प्रदेश सरप्लस में चल रहा है बिजली के मामले में, 5वां स्थान है बिजली के मामले में, तब भी दिल्ली से इतनी महंगी बिजली क्यों दी जा रही है? या 10-10 हजार बिजली के बिल आते हैं। आपके मंत्रालय से जुड़ा सवाल है, जवाब दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न उन्होंने किया। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, ये मध्य प्रदेश सरप्लस प्रदेश है बिजली में। आपको मैं बता दूं, इनको जरा थोड़ा सा शायद याद आ गई 2002 और 2003 में, जब माँ बच्चा चीखता था पल्लू से हवा करती थी, तब आप कहाँ थे? तब का आपको पता नहीं तो पता नहीं, तब आप कांग्रेस में थे। छोटा सा पूछना चाहता हूँ, कहाँ थे? छोटा सा ये कहाँ थे जब बच्चा चीखता था और चिल्लाता था, कहता था माँ? तब ये बंटाधार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में एक बीमारू राज्य का माथे पे टीका लगा। उस समय ये कहाँ थे? ये इनको पूछना चाहिए, कहाँ थे ये? बताइए। बीमारू राज्य आपने बनाकर रखा। एक मिनट, दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री। अंजना जी, झूठ के पैर नहीं होते। आप अपना एक चीज बता दो, प्रद्युमन तोमर हैं, पूरे मध्य प्रदेश में किस गांव में 24 घंटे बिजली आ रही? अगर 24 घंटे सरप्लस राज्य है, 5 घंटे बिजली है, 5 घंटे बिजली है, सिर्फ 5 घंटे बिजली, 5 घंटे बिजली।
देखिए झूठ जोर 5 घंटे बिजली, झूठ जोर से चिल्लाने से सिर्फ 5 सच घंटे नहीं बिजली बदल सकता। सिर्फ 5 मैं घंटे आपसे बिजली कह रहा हूँ और हाँ, मध्य प्रदेश में और इनसे तोमर जी के क्रैशर पर आ रही है 24 घंटे बिजली। मेरी बात सुन, तोमर जी के क्रैशर पर 24 घंटे पहले बिजली तो इन्हें यही और पता, बाकी पूरे मध्य प्रदेश में 5 घंटे बिजली। पहले तो इनको यही पता गांव नहीं का है। नाम बताइए ना सर, वो कह रहे हैं 24 घंटे कहाँ बिजली आ रही है, नाम किसी बता एक दीजिए। गांव सुन का लीजिए, नाम बताएं। नाम बताइए। जहाँ ये बताएं हाँ वहाँ उस जगह पे हाँ बिजली 24 घंटे अंजना जी आ रही है और किसानों को 10 घंटे। सवाल पूछिए। किसी गांव में फोन कर लीजिए। और पहले तुमको यही नहीं पता, केजरीवाल जी ने, ये यंग जनरेशन को पता है कि केजरीवाल जी ने फ्री वाइज की मतलब फ्रीवीज लेकर आते रहते थे। अब शिवराज जी भी घोषणाएं करने लग गए हैं, कमलनाथ जी और डबल घोषणाएं करने लगे। तो मैं चाह रहा हूं कि ये बता दे कि खत्म कब होगी, क्योंकि गवर्नमेंट पे बर्डन बहुत ज्यादा आता है। ये पब्लिक बैठी है, ये हमारा पैसा है और ये बर्बाद कर रहे हैं। दैट्स इट, टेल आस्क देम। हाँ, ये जो रेवड़ी है, अरे मंत्री जी इधर देखिए, मैं भी पूरे मध्य प्रदेश में घूम रही हूँ, 1250 रुपए दे रहे हैं आप लोग लाडली स्कीम में। ये भी कहते हैं कितना, 1500 देंगे, फिर ये कहते हैं अब हम 3000 देंगे। ये लड़का पूछ रहा है कि देश का भविष्य क्या यही है कि सीधे ऐसे पैसे बांटने हैं? आप लोग रेवड़ियों के खिलाफ बोलते हैं और फिर यही मुफ्त का पैसा बांटकर क्या देश को नौकरियां देना, सशक्त बनाना आपका काम? मेरा जवाब सुन लीजिए, अब शांति से जवाब सुन लीजिए। मध्य प्रदेश में नहीं, हिंदुस्तान भर में आबादी मां शक्ति की कितनी है? आप ये देखिए, इस मध्य प्रदेश में जब लाडली लक्ष्मी योजना लाई थी, उससे पहले यहाँ का लिंग अनुपात क्या था? उस लिंग अनुपात में लाडली लक्ष्मी की योजना के बाद, आप मेरी बात आप धैर्य से सुन लीजिए, घबरा क्यों रहे हो? घबरा क्यों रहे हो? सच को सुनो, सच उजागर हो जाएगा, सच उजागर हो जाएगा, सच आपके सामने आ जाएगा, सच आपके सामने आ जाएगा। मत कीजिए, आप लोग मना करेंगे, सच बैठ जाइए, तुम्हारे सामने आ जाएगा। ठीक, आप पूरी कीजिए, आपकी बात जा रही है, वहाँ का ऑडियो नहीं जा रहा, बात पूरी कीजिए, आप बोलिए। देखिए आदरणीय, सच सुनने की, रुक जाइए, सच सुनने का साहस होना चाहिए। बात मेरा ये कहना, लिंग अनुपात पहले क्या था, आज क्या है, नंबर 1। नंबर 2, इन महिलाओं का सशक्तिकरण, ये हमारा दोनों चक्के बराबर आ जाएं, ये काम हमारा है। ठीक है, ये सरकार का दायित्व भी बनता है। हाँ। और उसको, इनको पेट में पीड़ा क्यों हो रही है? इन्होंने कही थी कि 1000 रुपए पेंशन देंगे विधवा वृद्धा 2018 में, वो आज तक दी क्या? ये जवाब दें इस बात का। जवाब तो आपके भी पेट में दर्द नहीं हो सकता, क्योंकि आप भी कह रहे हैं 1500 देंगे, हमारे पेट, अंजना जी हमारे पेट में दर्द नहीं। 1500 हम तो चाहते हैं महिला सशक्त हो, 1500 हम तो चाहते हैं महिला सशक्त हो। हम प्रद्युमन जी की पार्टी की तरीके से इफ बट करके नहीं कि इसमें ये होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं हर महिला को 1500 रुपए मिलेंगे, हर महिला को मिलेंगे 1500 रुपए। यहाँ पर ये नहीं कि फार्म भरवाए जाएंगे। एक बात, हमको आराम की स्कीम नहीं चाहिए। अब जरा मांगता, एक सेकंड, सवाल सुनिए। नहीं, ये अंजना ये बेईमानी हमको है आपकी। फ्री में पैसा नहीं चाहिए किसी भी बहन को, हमको नौकरियां लेनी है। यहाँ पर आइए, पैसों में नौकरियां मिल रही हैं, 15-15 लाख में पटवारी की नौकरियां। तो आप किसको चुनोगे? तुम्हारे पास क्या ऑप्शन बचता है? क्योंकि ये भी कह रहे 1250 देते, हम 3000 देंगे, वो भी कह रहे 1500 देंगे मुफ्त का। अब बताओ तुम्हारे पास क्या चॉइस? मैम हम ऐसा वोट भी नहीं देंगे कि हमको नौकरियां भी पैसों में लेनी पड़ रही हैं। यहाँ पर हर चीज पैसों में बिक रही है सरकार। आप लोग जो छात्र यहाँ पर है, आप में से कोई सवाल पूछेगा? पूछिए। जाइए। हाँ। जैसे इनने बोला कि 3000 देंगे, भैया ने बात की कि हमें नौकरियां चाहिए। हम लड़कियों को पैसे नहीं चाहिए, हम युवा हैं, हम आपको वोट कर रहे हैं, हम इस बार सरकार चुनेंगे, हमें नौकरियां चाहिए। कहाँ नौकरियां? हमें कीजिए मंत्री जी, जवाब दीजिए। इसका जवाब देखिए, 10 लाख। एक और सवाल ले लो सर। मेरा यही सवाल है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट मध्य प्रदेश में बढ़ रही है, उसको आप कम करने का क्या प्रयास कर रहे हैं? इन युवाओं की चिंता तो बेरोजगारी है ना। बैठिए, रुकिए, पीछे से आइए, जल्दी
आप जवाब सुन ले। मेरा सवाल कांग्रेस के नेताओं से है। जिस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, चाहे राजस्थान हो, कर्नाटक हो, या फिर उनके समर्थन की सरकार हो, स्टालिन की सरकार हो, या फिर केरला की सरकार हो, हर जगह हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। मैं ये चुप हो जाओ एक मिनट। मैं ये पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान से आए विस्थापित हिंदुओं को बाड़मेर में 45 डिग्री की गर्मी में घर से क्यों उजाड़ा गया? उनकी झुग्गी झोपड़ी क्यों तोड़ी गई? और मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, पलायन होता है हिंदुओं का, जहां पे भी आपकी सरकार आती है, आप हमें 2000 रुपए दे दोगे, लेकिन जिंदा रहेंगे तो 2000 रुपए लेंगे ना आपके। आज आप पैलेस्टीन और इजराइल की घटना देख लीजिए। आप पैलेस्टीन की, आज मुसलमान देश का बोल रहा है कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम राघव भदौरिया। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में। बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं? मैं बीजेपी से मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मैं एक हिंदू हूँ और कांग्रेस देश को, हिंदुओं को, मैं मेरा सवाल कंप्लीट हो जाने देना। एक आखिरी चीज रखेंगे। मेरा सवाल ये है, जो आज इजराइल में घटना हुई है और पैलेस्टीन में जो घटना हुई है, और देश के एक वर्ग ने साफ, सवाल क्या है? मेरा कांग्रेस से सवाल है, क्या वो घटना अगर देश में होगी, क्या ये कांग्रेस हमें सुरक्षा दे पाएगी? एक बार चलते हैं, जवाब दीजिए इसका। आप लोग अपनी जगह पे जाइए। दो चीजें हैं अंजना जी। पीछे जाइए, अपनी जगह पे अंजना जी। पीछे चलिए। अब लोग कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है। जवाब दीजिए। समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां चुनाव हारती है, वहां वहां भगवान श्री राम को वोट के लिए लाती है, नंबर 1। नंबर 2, जब उससे भी इनका काम नहीं चलता तो हिंदू मुसलमान ले आती है। नंबर 3, जब उससे भी काम नहीं चलता तो भारत पाकिस्तान ले आती है। मुझे तो ये पूछना है इनसे कि पिछले 18 सालों में, अंजना जी, 18 सालों में कितनी नौकरी दी इन्होंने? 18 सालों में। सदन में कहते हैं कि पिछले 1 साल में 21 नौकरी दी है। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, इसी मध्य प्रदेश में कमलनाथ भी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि उनको भी लगता है कि अगर 80% हिंदू वोट चाहिए तो मुझे हिंदू करना होगा। कांग्रेस बाकी जगह कुछ और कहती है, कमलनाथ कुछ और कहते हैं। मुझे घनघोर आपत्ति है। सनातन धर्मी मैं भी हूँ और सनातन धर्मी आप भी हैं। सनातन धर्मी ये भी है। और राम के नाम पर जो वोट मांगेगा, सुनो आप, राम के नाम पर जो भी वोट मांगेगा वो पाप का भागी होगा, श्राप का भागी होगा और नरक का भागी होगा। राम के नाम पर जो वोट मांगेगा वो पाप का भागी होगा, श्राप का भागी होगा और नरक का भागी होगा। हर चुनावी सभा में तो आप लोग सिर्फ राम मंदिर कर रहे हैं। मेरी बात बकवास करता है। यहाँ की सड़क, बिजली, पानी, नौकरी करेंगे। जय श्री राम। सुनिए, यहाँ पर नौकरी, सड़क, बिजली, पानी, नौकरी का क्या लेना देना? जवाब नहीं, बात करेंगे। जय श्री राम। हिंदू मुसलमान, इनको शर्म नहीं आती? जवाब दीजिए। बात करते हैं और यहाँ प्लांट कर देते हैं भाजपा के कार्यकर्ताओं को कि फिलिस्तीन, हमास, बात करते हैं हिंदू मुसलमान की। सवाल पूछिए। हिंदू मुसलमान की बात नहीं चलेगी ग्वालियर में। बैठिए, जवाब दीजिए। देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूँ। हर जगह राम मंदिर क्यों? बात सुन लो। अरे राम मेरे बात तो सुन लो। आपने बोला ना, जवाब सुनिए। तो सुन लो, बात तो सुन लो। ये भगवान राम की ही कृपा है कि इस देश का तिरंगा प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, विश्व में नहीं, विश्वयान, चंद्रयान पे तिरंगे के विरोधी लोग हैं। ये चंद्रयान पे। तो देश का सबसे बड़ा चुनावी शो राजतिलक ग्राउंड जीरो से ग्वालियर की जनता के बीच आपने देखा उनके तीखे सवाल भी, नेताओं के जवाब भी। आइए अन्य बड़ी खबरों के लिए, स्पेशल रिपोर्ट के लिए आपको लिए चलते हैं मेरी एआई अवतार अंजना 2.0 के पास। अंजना, बहुत बहुत शुक्रिया अंजना ओम कश्यप। अब वक्त हो गया है स्पेशल रिपोर्ट का और आज हम दिखाएंगे 2 बड़ी और अहम खबरें। पहली, बिहार विधानसभा में आरक्षण बिल पास हो गया। आखिर क्या है 2024 की राजनीति में इसके मायने? दूसरी खबर, रामनगरी अयोध्या में योगी कैबिनेट की पहली बैठक हुई। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले मीटिंग में कौन कौन से अहम फैसले लिए गए? आज मंडल और कमंडल की राजनीति पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट। दिखाते हैं कैसे 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के कमंडल के जवाब में इंडिया गठबंधन वालों ने आरक्षण का कार्ड खेल लिया है। जी हां, बिहार में आरक्षण संशोधन बिल पास कर दिया गया। बिहार में अब 65% आरक्षण लागू होगा। खास बात यह रही कि किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया।
बीजेपी ने भी इसका समर्थन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जरूरत पड़ी तो आरक्षण का दायरा और बढ़ाएंगे। ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। आजकल इन्हें कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। चले थे नीतीश बाबू बिहार विधानसभा में आरक्षण संशोधन बिल पास कराने। बिल तो पास हो गया, लेकिन पिछले 3 दिन में नीतीश बाबू जो कांड कर गए हैं वो बिहार के राजनीतिक इतिहास में दर्ज हो गए। पुरुष है वो तो उसी में और पैदा हो जाता है, और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में करता तो है। मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो हम आपने मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। विधानसभा के चौथे दिन और विवादों के तीसरे दिन तो नीतीश कुमार जैसे आपा ही खो बैठते हैं। उंगली दिखा दिखा कर जीतन राम मांझी को डांटते हैं। विधानसभा के अंदर तो मांझी सुनते रहे, लेकिन बाहर आकर उन्होंने भी नीतीश को जी भरकर सुना डाला। सुनो रे यार, कुछ जानते हो? बजो। हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए, और अंत में हमको बाध्य किया, फिर हम बन गए थे। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। एक बार बार कहते हैं हमने तुमको मुख्यमंत्री बनाया। देहात में कहा जाता है कि भले भेड़िया सिर मुड़ाती है, उसको दोहे में चुचुअत होती है, कीड़ा काटता है तो वो सिर मुड़ाता है। उसी प्रकार से नीतीश कुमार 2014 में हार गए। सब लोग कहने लगा नीतीश कुमार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अपनी लाज बचाने के लिए एक सीधा साधा आदमी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। जीतन मांझी को उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था, समझ लिया था कि ये तो भुइयां मुसहर का परिवार है, हम जो कहेंगे वो करेगा। जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के बीच मामला भड़का। आरक्षण संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान मांझी ने कहा बिहार में जो जातीय जनगणना हुई है उस पर उन्हें भरोसा नहीं है। फिर क्या था, नीतीश कुमार सीधे तू तड़ाक पर उतर आए। इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, कोई सेंस नहीं है इसको। ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। भाग के चलाया था साफ पार्टी में अध्यक्ष, अभी हम जान करके भगा दिए उधर। वो बार बार तुम ताम की बात करते हैं। आप जोड़ लीजिए 1985 में वो विधायक बने, हम 1980 से विधायक हैं। उम्र में वो 74 साल के हैं, उम्र में हम 80 साल के हैं। तो वैसी परिस्थिति में तुम ताम करना कहाँ का उचित है, उसमें भी विधानसभा में। इसलिए हमको लगता है कि मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं। नीतीश कुमार के इस रवैये पर पटना से लेकर दिल्ली तक बीजेपी एक ही बात कह रही है, नीतीश कुमार का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। आज उन्होंने साबित कर दिया और साबित हो गया कि वह पागल है, उनको इलाज की आवश्यकता है। को लगता है कि ये मानसिक संतुलन इनका, ये मानसिक आपा में नहीं रह गए। तो विराम की जरूरत है, थक गए हैं। नीतीश कुमार के विरोधी भले ही उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं बता रहे हों, लेकिन मोदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले नीतीश का एक सच ये भी है कि उन्होंने मंडल बनाम कमंडल की राजनीति को आरक्षण से धार देने का फॉर्मूला निकाला है और बिहार में जातिगत जनगणना करवाकर आरक्षण संशोधन विधेयक पास कराया है। बिहार में अब 65% जाति आरक्षण लागू होगा।
अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण 18% से बढ़ाकर 25% किया गया है। पिछड़ा वर्ग को आरक्षण 12% से बढ़ाकर 18% किया गया है। अनुसूचित जाति को 16% की जगह 20% आरक्षण, अनुसूचित जनजाति को 1% की जगह अब 2% आरक्षण। अगर इस देश में 50% ओबीसी है तो सरकार को चलाने में 50% भागीदारी होनी चाहिए। मंडल की राजनीति आपने देखी, अब आते हैं कमंडल की राजनीति पर। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, इस समय पूरी राजनीति राम पर फोकस हो गई है। अयोध्या में अगले साल यानी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। पीएम मोदी इस आयोजन में मुख्य यजमान होंगे। तो राम मंदिर के शुभारंभ से पहले योगी सरकार ने पहली बार अपनी पूरी कैबिनेट लेकर अयोध्या वो पहुंच गए। आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। अयोध्या में सीएम योगी ने रचा इतिहास। पहली बार अयोध्या में योगी कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट बैठक में कुल 14 प्रस्ताव लाए गए। रामनगरी अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी कैबिनेट की ये तस्वीरें बताती हैं कि 2024 की राजनीति का मूल मंत्र एक बार फिर से कमंडल ही है। पहले अयोध्या में सीएम योगी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ हनुमानगढ़ी में बजरंगबली की आरती करते हैं। इसके बाद योगी आदित्यनाथ निर्माणाधीन राम मंदिर का भी जायजा लेते हैं। हनुमानगढ़ी और रामलला का आशीर्वाद लेने के बाद अयोध्या के राम कथा सभागार में सीएम योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक करते हैं। अयोध्या एक नए युग की ओर जा रही है। पूरी दुनिया आज अयोध्या की तरफ आकर्षित हो रही है। अयोध्या के सारे संत एक सुर में बोलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की वजह से ही आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है और 9 नवंबर 2023 को यानी आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामनगरी अयोध्या में पहली कैबिनेट बैठक की है। अब आपको बताते हैं कि सीएम योगी की अध्यक्षता में आयोजित अयोध्या की इस पहली कैबिनेट मीटिंग के पीछे की पूरी राजनीति क्या है। अयोध्या में हुई कैबिनेट बैठक को बीजेपी की तरफ से धार्मिक मुद्दे को धार देने के एक प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा है। 2019 में प्रयागराज में कुंभ मेले के दौरान भी मंत्रियों ने डुबकी लगाने के बाद प्रयागराज कुंभ में कैबिनेट की बैठक की थी। 2017 के बाद से ही बीजेपी के लिए राम मंदिर का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा रहा है जब से उत्तर प्रदेश में उसकी बहुमत की सरकार आई है। और अब बीजेपी को लगता है कि 22 जनवरी 2024 में यह मुद्दा उन्हें 2024 चुनाव में एक निर्णायक बढ़त दिलवा सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि 9 नवंबर की तारीख को ही सीएम योगी ने अयोध्या में कैबिनेट की बैठक क्यों की। 9 नवंबर 1979 को राम जन्मभूमि पर मंदिर के लिए शिलान्यास हुआ। 9 नवंबर 2019 को ही रामलला के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। चुनावों से पहले बीजेपी अपने हिंदुत्व एजेंडे को धार देने में जुटी है। आज मध्य प्रदेश के सतना में पीएम मोदी ने भव्य राम मंदिर की चर्चा की है। आजकल मैं जहां भी जाता हूं वहां अयोध्या में बन रहे प्रभु राम के भव्य मंदिर की चर्चा चलती है। पूरे देश में खुशी की लहर है। बीजेपी कमंडल की राजनीति कैसे। स्पेशल रिपोर्ट में आज इतना ही। कल फिर हम इसी वक्त हाजिर होंगे। बहुत धन्यवाद आपका अंजना 2.0 तमाम बड़ी खबरें दर्शकों को मेरी तरफ से स्टूडियो से दिखाने के लिए। इसी के साथ राज तिलक में ग्वालियर से इतना ही। हम पहुंचेंगे कल एक बार फिर राजधानी भोपाल और वहां पर होगी तीखी बहस जनता और नेताओं के बीच। आप देखते रहिए आज तक।